हेलो एवरीवन। बेटा, आज हमें सीए फाउंडेशन का बीसीके का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका नाम है, ध्यान से समझना, सेकंड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। इस टॉपिक के बारे में सीखना है। इसमें से भी आपको एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं जो काफी काम आते हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज हमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है बीसीके का, सीए फाउंडेशन का, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जिसके अंदर हमने सबसे पहले 2 वर्ड लिखे हुए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने इस वर्ड का मीनिंग फर्स्ट वीडियो में क्लियर करा था कि बिजनेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बिजनेस वर्ड का मीनिंग होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे, मतलब एक इंडिविजुअल बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन किस इंगेज्ड होती है किसी ऐसे काम के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करवाती है। और बिजनेस सिर्फ बनाकर बेचना नहीं, उसमें प्रमोशन, स्ट्रेटेजी, ये सब बातें आपको सिखाई गई थी कि ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर आती हैं। एनवायरमेंट वर्ड का मीनिंग हम बाद में समझ लेंगे कि क्या होता है। ये बिजनेस होता है, अभी मैं इसके बारे में लिखूंगा बाद में, पहले आप समझेंगे। उसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट वर्ड का मीनिंग अभी नहीं समझाया जा रहा। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरमेंट, तो दोनों अलग अलग वर्ड है। बिजनेस अलग है, एनवायरमेंट अलग है। अभी बिजनेस का मीनिंग समझ रहे हैं, हालांकि हमें पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करवाना इकोनॉमी के लिए, हम बिजी रहते हैं, रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये सब बातें हमारे बिजनेस सेंस के अंदर आती हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, कि हम सर्वाइव करें कैसे ना कैसे। ठीक है, इमेजिन करो कि आपने अपने आप को इमेजिन करना है ताकि लंबे टाइम तक आपको ये एग्जांपल याद रहे। आपने एक बिजनेस शॉप खोली है, मतलब कोई, मान लो लक्ष्मी नगर आते हो आप लोग पढ़ने, फॉर इमेजिनेशन, तो आप लोगों ने एक इंस्टीट्यूट खोला है अपना। ठीक है, लक्ष्मी नगर के एरिया के अंदर आपने एक अपना क्या ओपन कर दिया, इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया। अब क्या हुआ, ऐसा तो होगा नहीं यार, आज ही ओपन करोगे तो एकदम से ही आपका इंस्टीट्यूट चल जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल केस है, क्योंकि मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ध्यान रखना है, मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो एकदम से बिजनेस रन नहीं कर सकता। आप सब लोगों ने नया इंस्टीट्यूट खोला है हमारे बिल्कुल सामने, तो हमने 10 साल में इतने इंस्टीट्यूट इतना ग्रोथ करा है कि 10 साल लगे हैं, एकदम से नहीं हुआ। आपने आज ही खोला है, नया बिजनेस एंटर करा है, तो एकदम से तो चलेगा नहीं। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपने बिजनेस खोला है कि सरवाइव कर लो, क्योंकि मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपको खत्म कर देंगे, तो आप टिक जाओ थोड़े टाइम तक। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिजनेस का, सर्वाइवल, कि बस चल तो जाऊं कुछ दिन, लोगों को नाम तो पता चले कि मैंने अपनी एक नई एकेडमी खोली है, एक एग्जांपल। दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल के बाद स्टेबिलिटी। ठीक है, आप स्टेबल हो जाओ। स्टेबिलिटी का मतलब होता है ना प्रॉफिट होगा इनिशियली, ना लॉस होगा, बस आप चल रहे हो। बिजनेस के अंदर क्या है, आप मार्केट में खड़े हुए हो, ना आपकी अर्निंग्स हो रही है ना लॉसेस हो रहे हैं, एक स्टेबल पॉइंट पे चल रहे हैं। तो स्टेबिलिटी का बेसिकली मीनिंग यहां पर होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का मीनिंग होता है। चल रहा है, क्या पढ़ा, पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, कि नया बिजनेस लेकर आए हो आप मार्केट में, सर्वाइव तो कर लो वरना कॉम्पिटिटर आपको खत्म कर देगा। चल रहे हो धीरे धीरे मार्केट में, स्टेबल हो गए हो। स्टेबल का मतलब होता है कि आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, आप स्टेबल हो, लोगों को नाम सुनाई दे रहा है कि हाँ भाई ये नई एकेडमी आप मार्केट में लेकर आए हो। तीसरा होता है ग्रोथ। आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगी अब धीरे धीरे। सर्वाइव कर लिया आप लोगों ने मार्केट में, आप स्टेबल रहे हो, अब धीरे धीरे आप ग्रोथ के बारे में सोचोगे। ग्रोथ का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूट में बढ़ेंगे आपके, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा ग्रोथ आपके हाथ में लगना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या शुरू होगा, आपके ग्रोथ का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एसेट्स बढ़ेंगी आपकी इंस्टीट्यूट में। पहले एक रूम में क्लास चलती थी, अब 2 रूम में चलने लग गई, 3 रूम में चलने लग गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 से 200 हो गए, ऐसे धीरे धीरे करके ग्रोथ मिल रही है। फिर आपने एक और ब्रांच खोल दी अपनी कहीं पर, ये होते हैं ग्रोथ के साइन। यही होता है, किसी भी कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे करके वो ग्रोथ पकड़ता है। तो सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ऑप्टिमम बोल लो या फुल यूटिलाइजेशन बोल लो, कि बिजनेस के पास, आपके पास जो भी रिसोर्स आपके होते हैं, फंड्स वगैरह, ये सब रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, मशीन्स वगैरह, उनका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, मैक्सिमम यूज होना चाहिए, अंडर यूटिलाइजेशन ना हो। कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि उसके रिसोर्सेज का मैक्स टू मैक्स यूज हो, एफिशिएंसी के साथ यूज हो, तो ये एफिशिएंसी होती है। आप ध्यान रखना, नेक्स्ट वन होता है प्रॉफिट।
कि प्रॉफिट जनरेट करना। भाई ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं, कल बताया था कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एक यार्ड स्टिक होता है मेजरमेंट करने का कि बिजनेस प्रॉफिट मतलब बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं है। एक तरीके से ग्रोथ और प्रॉफिट लिंक हो सकते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट डे बाय डे अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, मतलब आप ग्रोथ भी पकड़ रहे हो, तभी तो प्रॉफिट आ रहा है। और आपका इंस्टीट्यूट नहीं कर पा रहा, तो मतलब आप डाउन हो रहे हो, लॉसेस में जा रहे हो, ये प्रॉब्लम है। तो सर्वाइव कर लिया, फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्टेबल कर लिया। स्टेबल के बाद बंदा सोचता है अब ग्रोथ करी जाए, टाइम स्पेंड हो गया, एफिशिएंसी में रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचना है। प्रॉफिट एक यार्ड स्टिक है मेजरमेंट ऑफ अ बिजनेस, कि आप मापते हो बिजनेस को कि सही चल रहा है या बेकार चल रहा है, प्रॉफिट से ही पता चलता है। अब इसमें ना जो एमसीक्यू होते हैं उस पर ध्यान देना है। एफिशिएंसी जो होता है ना, यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव होता है। एफिशिएंसी किसी भी बिजनेस का यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव होता है। एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा इसमें प्रॉफिट टिक कर देता है कि प्रॉफिट होगा। यार हर बिजनेस का टारगेट प्रॉफिट नहीं होता। यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। कई सारे बिजनेस कम प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे, ऑब्जेक्टिव थे। अब इसके बारे में मैं आपको लिख के समझाता हूं एक बार अच्छे से, और एक और एग्जांपल से इस चीज को दिमाग में बिठाने की दोबारा से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि एक ही बार में ये सारी चीजें क्या हो, अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक में जो हमें इसमें ड्रॉ करना है, चलिए अब इसमें इसको जो हमने भी समझा उसको लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला था, चैप्टर का नाम बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन एनवायरनमेंट वर्ड का मीनिंग अभी हमने नहीं समझा है, सिर्फ बिजनेस वर्ड का समझा और उसके 5 ऑब्जेक्टिव समझे हैं। पहले में क्या बोला गया है, बिजनेस की डिफाइन बोली गई है, जो तुम्हें समझाया गया था वही लिखा है इसमें, कि बिजनेस रेफर्स टू एज स्टेट्स ऑफ बीइंग बिजी फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बंदा, मैं तुम, वो भी करता है, ग्रुप भी करता है, ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, सोसाइटी भी करता है। इट इज प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है ऑन द रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में 5 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे जो पहले से दिमाग में है। सर्वाइवल, कि सर्वाइव तो कर लो क्योंकि कॉम्पिटिटर भी बैठा हुआ है मार्केट में, तो अपने बिजनेस को पहले थोड़ा रोक लो। इज द फर्स्ट एंड फॉर मस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस। ठीक है। मस्ट फॉर फोकस ऑन द एडजस्टिंग इन द कंपटीशन सिचुएशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट में आप अपना इंस्टीट्यूट लेकर आए हो तो कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल है, तो आप पहले थोड़े दिन सर्वाइव कर लो, स्टार्टिंग में ही आपको प्रॉफिट मिलना शुरू नहीं होगा। मस्ट बी एबल टू सर्वाइव, फिर सर्वाइव कर गए, थोड़ा स्टेबल हो जाओ। स्टेबल क्या कंडीशन होती है, ना प्रॉफिट ना लॉस, बस मार्केट में आप चल रहे हो, लोगों को पता चल रहा है कि ये नया इंस्टीट्यूट मार्केट के अंदर एंटर हुआ है, तो यही लिखा हुआ है स्टेबिलिटी के अंदर। नो प्रॉफिट एंड लॉस, मेंटेन द सेम पोजीशन, कि आप खड़े हुए हो अभी मार्केट में, गिव अप नहीं करा है आपने। उसके बाद सर्वाइव हो गया, स्टेबिलिटी हो गई। तीसरे पॉइंट में क्या ड्रॉ होगा, बंदा स्टेबिलिटी करने के बाद ग्रोथ के बारे में सोचता है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है ग्रोथ करना शुरू करता है बिजनेस। ग्रोथ के साइन क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन एरिया बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही हैं, या इंस्टीट्यूट का बिजनेस है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ना शुरू करेगा। फिर आया ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, सेटिंग अप न्यू यूनिट्स, नंबर ऑफ एसेट्स बढ़ना, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ना, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ना, ये सब बातें ग्रोथ के अंदर मेंशन होती हैं। फिर एफिशिएंसी और लास्ट में प्रॉफिट। एफिशिएंसी का मतलब होता है यूटिलाइजेशन करना अपने रिसोर्सेज का बेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और इसके लास्ट में मैंने एक पॉइंट को डार्क करा है जो एमसीक्यू है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट बिजनेस का यूनिवर्सल होता है तो आपको नो टिक करना है, फॉल्स है, प्रॉफिट नहीं होता, एफिशिएंसी होता है हर बिजनेस का एम, की एफिशिएंसी पहले है। प्रॉफिट जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, वो एक यार्ड स्टिक है मेजरमेंट ऑफ अ बिजनेस परफॉर्मेंस, कि कैसा कर रहा है। तो सिर्फ प्रॉफिट एक ऑब्जेक्ट होता है, ये हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, नहीं, ये 5 ऑब्जेक्टिव है, इन बातों पे ध्यान देना है। अब इसके बाद हमें आगे कंटिन्यू करना है इसके अंदर। अब एनवायरनमेंट के मीनिंग से इसमें कंटिन्यू बनेगा, तो उसको देखते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या। अब बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर था, बिजनेस का मीनिंग समझ लिया, अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, कि ये क्या है। पहले अभी तक एक एमसीक्यू बताया है, एफिशिएंसी यूनिवर्सल होता है, प्रॉफिट सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अब है बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग से क्लियर करेंगे। इसमें ना पहले 2 वर्ड ड्रॉ कर लो, क्या होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। थोड़ा बहुत हमने सुना होता है इंग्लिश के अंदर ये एक्टिव और पैसिव वर्ड के मीनिंग क्या होता है। एक्टिव मतलब
जागते रहना, सिंपल भाषा में कि आप अवेयर हो कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। पैसिव मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपना आराम से अपने ही धुन में हो। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। एनवायरमेंट का क्या मीनिंग होगा बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर? एनवायरमेंट वर्ड का मतलब होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, आपने इंस्टीट्यूट खोला, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मार्केट के अंदर सर्वाइव कर गए, सब कुछ कर गए, एक साल स्पेंड हो गया। साथ ही साथ आपको, या हमारा एग्जांपल ले लो, हमें बाहर के लोगों को भी स्टडी करना पड़ता है। बाहर के लोगों का स्टडी मतलब मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर हैं, दूसरा इंस्टीट्यूट क्या पॉलिसी लेकर आया है, या क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, कैसे वो प्रमोशन कर रहा है, कैसे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपने साइड कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ये सब एग्जाम्पल है। एनवायरमेंट का मीनिंग होता है जो बेसिकली आउटडोर में क्या चल रहा है, आपके आपके इंस्टीट्यूट के बाहर क्या चल रहा है, या आपका होटल का बिजनेस है तो आपके होटल के बाहर क्या चल रहा है, आसपास अराउंडिंग अस, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट। पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आज की डेट की बात करूं, बहुत अच्छे टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो आज की डेट में हमारा बिजनेस या जिसके फादर बिजनेस में होंगे, उनके बिजनेस डाउन हुए पड़े हैं। क्यों डाउन हुए पड़े हैं? क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं हुई है, एनवायरमेंट चेंज हो गया। जैसा कि अभी बोला जाए कि एनवायरमेंट में क्या चेंज हुआ कि ये कोरोना वायरस, लाइक ऑल, ये सारी चीजें आ गई, तो इसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंज हुआ, बिजनेस रुक गए, ये सब प्रॉब्लम देता है। और हम और भी चीजें हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने की वजह से भी बिजनेस कई बार ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा प्लान करना है। कभी भी प्लान 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले हमारा एक एमसीक्यू बनता है कि जो भी प्रोड्यूसर होता है या जो भी बिजनेसमैन होता है, इस पर राइट टिक कर लो कि उससे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में एक्टिव रहना चाहिए, ना कि पैसिव रहना चाहिए। क्रॉस पैसिव रहेगा तो उसको कुछ नहीं पता, एक्टिव रहेगा तो फिर भी अपने बिजनेस को थोड़ा सा बचा सकता है वो। जैसे कई सारे लोगों ने, जब इंडिया में कोरोना वायरस एंटर हुआ था, तो कई सारे लोगों ने एक एग्जांपल के तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डालने रोकना शुरू कर दिए थे। इलेक्शन के टाइम पे रोक देते हैं उन्हें, अगर उन्हें पता ही नहीं है कि एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, तो वो तो उनको लॉस ही हो जाएगा। थोड़ा सा अवेयर होने की कोशिश करता है इंसान। तो हमेशा याद रखो, एक्टिव रहना है, पैसिव नहीं रहना है। जो वर्ड्स यूज होते हैं इसमें, टेक्निकल वर्ड, वो ध्यान रखना है। बिजनेस एनवायरमेंट के साथ हमें इंटरैक्ट करना है, उनको देखना है, स्टडी करना है, उनके साथ चलना है, ना कि आइसोलेशन में चलना है या आइसोलेट में चलना है, अकेले में नहीं चलना है। ये मीनिंग होते हैं कई। और ये फैक्टर जो होना है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे आज की डेट में ले लो, इस वायरस की वजह से इफेक्ट हो गया। कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च कर दी, कोई अर्थक्वेक आ गया, इन सब रीजनों से कई लंबे टाइम के लिए बिजनेस क्या होता है, हमारा इफेक्ट होता है। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक मीनिंग, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उस पर ध्यान देना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इस चैप्टर के लिए एग्जाम्पल क्या चल रहा है कि आपने मार्केट में एक इंस्टीट्यूट खोला है, और उसी एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी चीजें, ये पूरा चैप्टर घूमता रहेगा कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूं, बीई का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कर लेना। कैरेक्टर से फीचर्स में बताया जाएगा, इसमें 4 टाइप्स ड्रॉ करे जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू देना शुरू करेंगे, ठीक। बिजनेस एनवायरनमेंट एक आउटडोर जो चल रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक्टिव रहना है, पैसिव नहीं रहना, उसके साथ इंटरेक्ट करना है, उसके साथ आइसोलेट नहीं करना है, यानी कि अकेले में मत चले जाओ, उसको एक्टिव रह के उसकी स्टडी करके ही उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। इसके कैरेक्टर्स में आपको 2-3 चीजें समझनी है। कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, देन मल्टीफेसेटेड के अंदर 2 चीजें आएंगी, अभी नहीं लिख रहा क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसलिए रुक के लिखेंगे। फिर होगा नेक्स्ट, फार रीचिंग इंपैक्ट। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझेंगे, किसी भी टाइप का हमें इसमें रट्टा वट्टा नहीं लगाना, लॉजिकली समझ में आएगा। आपने इंस्टीट्यूट खोला, एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करोगे। इन्वायरमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कई सारे ऑफिसर्स हायर करके रखती हैं कि आप मार्केट की स्टडी करेंगे। मार्केट की स्टडी करने का मतलब ही हो गया आउटडोर की स्टडी कर रहे हो, यानी कि एनवायरमेंट की स्टडी कर रहे हो। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हर रोज एक नई चीज हो रही होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे हम अगर इंस्टीट्यूट बिजनेस की बात करें तो रोज कुछ नया हो रहा होता है, हमें रोज सोचना पड़ता है। कोई
कोई एक ही पॉलिसी यहां पर फिक्स्ड नहीं हो सकती, रोज कुछ नए नए चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप कुछ सोचते हो, कल कुछ और हो जाता है, फिर कल आप कुछ सोचते हो, परसों कुछ नया हो जाता है, तो इस टाइप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो इसको समझना जितना ज्यादा स्टडी करा जाए उतना ही ज्यादा समझना इसको मुश्किल होता चले जाता है। तो कुछ लाइनें इसमें ऐसे बोली जा सकती है, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट डू नॉट इंटरैक्ट इन आइसोलेशन। ये वर्ड क्लियर कर लो, आइसोलेशन का मतलब अकेले में नहीं, बिजनेस के साथ ये डे बाई डे इंटरैक्ट करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई अचानक से, डेमोग्राफिक चेंज आ गया, लोग यहां से माइग्रेट कर गए, तो बहुत सारे चेंजेस के बारे में देखने को मिलता है। और इनको आइडेंटिफाई करना कि मेरा बिजनेस, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ बताऊं कि लास्ट ईयर हमारा बिजनेस बहुत डाउन था जबकि हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, एक एग्जांपल के तौर पे, तो ये क्या लॉजिक है, कुछ समझ में नहीं आया। हम स्टडी कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया मार्केट के अंदर, तो ये सब प्रॉब्लम्स है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है एनवायरमेंट के बारे में समझना। डायनामिक का मतलब होता है डे बाई डे चेंज होना, अभी भी मैं बोल चुका हूं, बिजनेस एनवायरमेंट एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होता, डे बाई डे चेंज होता है। हम इंस्टीट्यूट बिजनेस को ही लेके बातें करते हैं कि फरवरी मार्च तक हमारा प्लान था कि हम नया सेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर करेंगे, लाइकॉल और एनवायरमेंट में एक अच्छा खासा चेंज आ गया और ऊपर जाने की जगह बहुत ज्यादा नीचे आ गए। तो ये डायनामिक है कि कुछ भी चेंजेस पॉसिबल है। तो एनवायरमेंट इज डायनामिक, द चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। रैपिड पेस का मतलब होता है बहुत तेजी से चेंज होता है, आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने सोचा था क्या ऐसा हो जाएगा, अब मे भी पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर कुछ नया हो जाए, मे भी पॉसिबल है उसके बाद कुछ नई चीज आ जाए मार्केट के अंदर। तो ये डायनामिक है, डे बाई डे चेंज होता है। फैशन में चेंज हो गया, बिजनेस चेंज हो गया बहुत ज्यादा, ये प्रॉब्लम्स देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके बारे में जितना स्टडी करा जाए दिक्कत देता है एनवायरमेंट के बारे में। डायनामिक, डे बाय डे चेंज होना, फैशन में चेंज होना, जितना आप सोच सको बिजनेस चेंज होता रहता है। अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करें एक एग्जांपल के तौर पे, तो उनके बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं कि ऑनलाइन ऐप जब से आ गए हैं तो जो ऑनलाइन नहीं है उसका बिजनेस डाउन हो गया है, बगल में कोई नई शॉप खुल गई, कस्टमर वहां पहुंच गया, और सारे इंपैक्ट्स हैं। मल्टी फेसेटेड का क्या मतलब होता है, नाम से पकड़ना, मल्टी फेसेटेड। मेरा ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, मल्टी फेसेटेड। इन पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या एग्जांपल चल रहा है, आपने एक इंस्टीट्यूट ओपन करा, मेरे बिल्कुल सामने ही आपने, मेरे इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने ही आपने ओपन कर दिया। अब इतना तो कॉमन सेंस हो गया कि यार आपने मेरे बिल्कुल इंस्टीट्यूट के सामने अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया नया सेम कोर्स का, तो आप मेरे फ्रेंड तो हुए नहीं कहीं से कहीं तक, कॉम्पिटिटर हो गए, राइट। तो अब मैं टेंशन में आ गया कि यार 100 बच्चा आता था, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, मार्केट शेयर कट ऑफ होगा, ये नई शॉप आ गई, इसकी नया फॉर्म आ गया, इसके पास भी बच्चा जाना शुरू हो जाएगा। तो इसको मल्टीफेसिटेड को दो तरीके से ले सकते हैं, एक होता है थ्रेट मतलब डर, और एक होता है अपॉर्चुनिटी। यहां थोड़ा सा स्पेस कम है तो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। मल्टीफेसिटेड, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दो पार्ट में खुलता है। मैं एक पॉजिटिव बंदा था, मैंने सोचा यार इसने इंस्टीट्यूट खोल लिया, तो मैं टेंशन में नहीं आया, मैंने कहा ठीक है आने दे इसको भी, एक और खोल लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉम्पिटिटर आओ, मैं और अच्छे से वर्क करूंगा, मैं और अच्छे से लोगों को फैसिलिटीज दूंगा और सर्विस दूंगा और मेरा बिजनेस और ऊपर जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो एनवायरमेंट में चेंज हुआ, नया कॉम्पिटिटर एंटर हुआ, लेकिन इस बात को मैंने एक पॉजिटिव सेंस में लिया, मैंने एक अपॉर्चुनिटी ली कि ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है यार, ये आ गया तो मैं और अपनी सर्विस बेटर करूंगा, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया मेरे लिए, किस सेंस में देखा मैंने, अपॉर्चुनिटी। अब आपने अपना इंस्टीट्यूट ओपन करा, एक दूसरे बंदे ने सोचा, वो टेंशन में है भयंकर कि यार ये भी आ गया यार, ऑलरेडी इतना कंपटीशन था, ये और आ गया और बच्चे कट ऑफ हो जाएंगे, लाइक ऑल। ये बंदा नेगेटिव वे में चल रहा है और ये डर गया सामने एक और कॉम्पिटिटर को देख के, तो ये होता है थ्रेट। ठीक, ये है मल्टीफेसेटेड का मतलब। मल्टीफेसेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है, मल्टीफेसेटेड होता है, कोई किसी फेस में देखता है, कोई किसी फेस में देखता है। आपने मेरे इंस्टीट्यूट के सामने एक इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया, तो मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के सेंस में लिया, मैंने कहा कि ठीक है आने देना, क्या दिक्कत है, एक और को आने दे, क्या दिक्कत है, हम और अच्छी सर्विस देंगे, दिक्कत क्या है, डरने की क्या बात है, हम पहले से हैं, हमने पॉजिटिव एटीट्यूड में लिया, इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। एक बंदा डर गया कि यार ऑलरेडी वैसी कंपटीशन इतना है, ये और आ गया मार्केट में लेके, अब इसके बारे में और सोचो, वो डिप्रेस हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेके, इसे बोलते हैं थ्रेट। ठीक,
तो हम क्या सीख रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, उसके फीचर कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, देन उसके बाद मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड के अंदर दो बातें खुलकर आई हैं, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। ये सब एमसीक्यू के पार्ट्स हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रोड्यूसर को, बिजनेसमैन को एक्टिव रहना चाहिए। इसके अंदर एक फैक्टर नहीं होते, दुनिया भर के फैक्टर होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। किस पॉइंट की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, इसको गेस करने में ही बहुत टाइम लग जाता है या समझना मुश्किल हो जाता है। डे बाय डे चेंज होता है, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, जस्ट अभी समझाया है। एंड लास्ट वन इज फार रीचिंग इम्पैक्ट। नाम से पकड़ में आ रहा है, फार रीचिंग, नाम से पकड़ना। फार रीचिंग इम्पैक्ट मतलब दूर तक इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, दूर तक इसके जैसे अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आता है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए। आप अपने आप को इमेजिन करो यार, हमें इमेजिन करो हमारा इंस्टीट्यूट का बिजनेस इस सेशन का पूरा खराब हो गया है, एनवायरमेंटल चेंज हुआ, कोरोना वायरस एक बीमारी आ गई मार्केट के अंदर, अगर हम बात करें इस टाइप की चीजों की, तो एक दिन में खत्म नहीं हुआ। हमें पता है, अब ये देख लो, अप्रैल से लेके ये पूरे दिसंबर तक जाएगा और मे बी नेक्स्ट ईयर तक जाएगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक ये हमारे बिजनेस को क्या कर गया, इंपैक्ट कर गया। कोई गवर्नमेंट चेंजेस हुए, कुछ वॉर हो गई, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में कुछ वॉर हो गया, दंगे हो गए, लाइक ऑल हो गए, तो लंबे टाइम तक उसके इंपैक्ट्स होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग पीरियड तक। इट्स कॉल्ड फार रीचिंग इंपैक्ट। क्लियर है यहां तक का सेंस? इसके बाद नेक्स्ट में आगे कुछ चीजें कंटिन्यू करते हैं। ये चार चीजें हमने सीखी हैं, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफेसेटेड, और उसके बाद लास्ट वन हमने क्या सीखा है इसके अंदर, फार रीचिंग इंपैक्ट्स। और अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें हमें क्या क्या कॉल्ड करना है। अब इसका नया टॉपिक आएगा इसके अंदर, बेसिकली जो देखना है हमें, क्लासिफिकेशन के बारे में सीखना है, कुछ चीजों के बारे में कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है बिजनेस के अंदर। चलिए, अब ना नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप दो तीन चीजों पे ध्यान देना, उतना ही जितना एग्जामिनेशन काम पे देता है, कि इतना पूछा जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ध्यान से सुनना है, मैं तुम्हें एक्सटर्नल बता रहा हूं, इंटरनल आपको सिर्फ सुन सुन के ही आपको याद हो जाएगा, ठीक? ध्यान से सुनते जाना। बिजनेस एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल। अभी जो बोर्ड पे हम लोग करने वाले हैं वो एक्सटर्नल के बारे में करेंगे, और एक्सटर्नल के अंदर दो बातें खुलेंगी, माइक्रो, मैक्रो। क्या बोल रहा हूं? माइक्रो, मैक्रो, एक्सटर्नल अभी बोर्ड वाले में खुलेगा। बाहर वाले एलिमेंट, जो बाहर के एलिमेंट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अवेलेबल होते हैं, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से भी बिजनेस इफेक्टेबल हो सकता है, इट्स कॉल्ड इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल वाला तो हम पूरा सीखेंगे, और एक्सटर्नल के अंदर दो पार्टें डिवाइड हो रही हैं, माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो, दोनों को एक एक करके खोलना है और कई सारे एमसीक्यू देना वो शुरू करता है हमें। ठीक है, इंटरनल वाले के अंदर क्या आता है, जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे हाथों में होता है, सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम अच्छे से बातें करें, अगर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, अच्छा स्टाफ अवेलेबल है, अच्छा मैनेजमेंट अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। और अगर बुरा स्टाफ अवेलेबल है, बुरा मैनेजमेंट अवेलेबल है, तो नहीं चल सकता। ये इंटरनल कंट्रोलिंग है, हमारे हाथ में है इसको चेंजेस करना। लेकिन एक्सटर्नल वाला जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, बाहर के इंपैक्ट्स होते हैं यार, बस हम थोड़ा बहुत उसके बारे में मैनेज कर सकते हैं। फिर लेबर यूनियन के बारे में, कि आपकी लेबर यूनियन कैसी है, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो यूनियन बना रखा है आपने, वो आपको सपोर्ट करती है, नहीं करती है, आप उसके साथ कैसा बिहेवियर रखते हो, लाइक ऑल। फिर उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होते हैं, कि टेक्नोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, ये सब बातें इसके अंदर आती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होती है। लेकिन हमें मेनली डील किसके साथ करना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, विच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइक्रो और मैक्रो। इस पे अच्छे से ध्यान देना। पहले हम ना माइक्रो को सीख रहे हैं, माइक्रो मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, एनवायरनमेंट, और फिर आएगा हमारे पास, थोड़ा पॉज के बाद ही आएगा, मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, माइक्रो नाम से पकड़ में आता है, इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो आप लोग कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर, जो छोटे स्केल पे बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इट्स कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट। और ये भी दोनों बाहर के हैं, लेकिन ध्यान रखना एक्सटर्नल है, दोनों के दोनों कैटेगरीज। माइक्रो जो छोटे स्केल पे बिजनेस को इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं, और रेगुलर बेसिस पे करता है बेसिकली, तो ये होता है हमारा माइक्रो के अंदर आ गया। ठीक, तो स्मॉल पे स्मॉल इफेक्ट्स होते हैं इसके, शॉर्ट लिख रहा हूं बहुत ज्यादा ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी जल्दी। स्मॉल इफेक्ट, ज्यादा नहीं,
सीधे सीधे बिजनेस को इफेक्ट करेगा छोटे लेवल पे, रेगुलर बेसिस पे। इसके अंदर क्या कौन कौन लोग आते हैं, एक वर्ड ध्यान रखना है, इसके अंदर जो फैक्टर्स बनते हैं वो इस एक वर्ड से सीखने को मिलता है, कॉस्मिक। जब भी माइक्रो एनवायरमेंट, एक्सटर्नल के अंदर दो हैं, माइक्रो मैक्रो, जब भी माइक्रो की बात होगी, स्मॉल स्केल पे, रेगुलर बेसिस पे, ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। इसके लिए आपको 6 एलिमेंट्स होते हैं जो याद कैसे रखे जाते हैं, कॉस्मिक, एक वर्ड है कॉस्मिक, ये 6 वर्ड हैं कॉस्मिक के अंदर और इनके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो पहले को खोलें। पहला जो ये सी है, ये स्टैंड कर रहा है कंज्यूमर कस्टमर के लिए, कंज्यूमर ऑब्लिक कस्टमर्स, दोनों में फर्क वगैरह क्या होता है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये कंज्यूमर, हर बंदे का एक लिमिटेड कंज्यूमर एरिया होता है। जैसे ये इंस्टीट्यूट सिर्फ चलता है सीएस, सीएमए और सीए के लिए। मैंने क्या बोला था, इस पूरे चैप्टर में जो आपने इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करा है वही एग्जांपल इसमें घूमता रहेगा। तो हमारा कस्टमर कौन है, इस 3 कोर्स के लोग हमारे कस्टमर है, ठीक है। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां का कस्टमर 11th 12th और ग्रेजुएशन का हो गया, तो हम वहां पे सीएस वाले को टारगेट नहीं करते और यहां पर हम ग्रेजुएशन वाले को ज्यादा टारगेट नहीं करते। तो ये है कस्टमर का बिहेवियर कि हम पढ़ रहे हैं कि ये हमारा एनवायरमेंटल है। कस्टमर अचानक से चेंज हो गया कि लोगों ने सीएस लेना बंद कर दी तो हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी स्मॉल स्केल पे, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है, जो डायरेक्टली गुड्स को खरीद के मार्केट से अपने लिए कंज्यूम करता है। कस्टमर क्या होता है, वो आगे गुड्स को सेल आउट कर सकता है। आपके फादर की कोई शॉप चल रही है कपड़ों की, वो होलसेल से कपड़े खरीद कर लाए हैं तो इट्स कॉल्ड कस्टमर, क्योंकि वो आगे बेचेंगे। आप मार्केट जाते हो अपने लिए कपड़े खरीद के लाते हो, इट्स कॉल्ड कंज्यूमर, क्योंकि आप लाकर उसको यूज करेंगे। तो ये बेसिक फर्क होता है। जब हम प्रोडक्ट अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं कंज्यूमर, आगे सेल आउट के लिए खरीद लेते हैं तो एक टाइप का वो कस्टमर होता है, परचेज तो कर रहा है लेकिन कस्टमर है, ठीक है। लोग कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रेफरेंसेस चेंज होता रहता है डे बाई डे, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कस्टमर का बिहेवियर अचानक से क्या होता है, किसी प्रोडक्ट के लिए चेंज भी होता रहता है, वो लेना बंद कर देता है, उसको पसंद नहीं आ रहा होता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है पहला, कस्टमर। पॉइंट नंबर 2 में कॉस्मिक के अंदर सी हो गया ओ। ओ स्टैंड करता है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, शॉर्ट लिख रहा हूं, ओ स्टैंड करता है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके अंदर हमारा ओनर भी बैठा होता है, ठीक है। बीओडी कल भी बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बैठा होता है, एम्प्लॉयज भी बैठे होते हैं। एम्प्लॉयज कौन होगा भाई, जो डायरेक्टली काम करता है, प्रोडक्शन करके देता है, ये बात होती है एम्प्लॉयज के अंदर। तो ये सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, इंपैक्ट्स पड़ते हैं इनके भी हमारे ऊपर। नेक्स्ट वन, अगला है एस। कॉस्मिक के अंदर सी हो गया, ओ हो गया, एस स्टैंड फॉर सप्लायर, ध्यान रखना, स्टैंड फॉर सप्लायर। ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, बेसिकली अगर हम शॉर्ट समझे, प्रोवाइड करता है हमें रॉ मटेरियल, जिससे हम अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराता है। ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है और बाहर का एलिमेंट है, सप्लायर बाहर रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सटर्नल इफेक्ट है। तो ये हमें बिजनेस में गुड्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करता है। और इसके चेंजेस होने से, मतलब अगर इसने अपने प्राइसेस वगैरह चेंज करे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट स्ट्रक्चर वगैरह भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे इसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आर द प्रोवाइड ऑफ रॉ मट सप्लायर आर द प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अदर सर्विसेज, दे हैव द बार्गेनिंग पावर। उसके बाद बार्गेनिंग करने की पावर है, अचानक से सप्लायर रेट भी ऊपर कर सकता है। हैव एन एबिलिटी टू इफेक्ट द बिजनेस, पूरी गारंटी है वो इफेक्ट कर देगा हमारे बिजनेस को। अगर उसने अपनी सप्लाई बंद कर दी तो मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा जब रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो ये है, बाहर का एलिमेंट है, बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन छोटे स्केल के एलिमेंट्स है, इसलिए इसको माइक्रो की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। कॉस्मिक, COS हो गया, कॉस्मिक याद रखना है, माइक्रो के लिए हमेशा ध्यान रखना, कॉस्मिक पे ध्यान देना है। अब आ जाओ, हमें M से मार्केट होगा, मार्केट आपको उसमें भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट पार्ट में। एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है, ठीक है। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है। अगर हम इंस्टीट्यूट बिजनेस की बात करें तो बाहर, मेरे इस रूम के बाहर पूरी एक मार्केट है, तो उसमें चेंजेस होते हैं जो इफेक्ट करता है बिजनेस को कुछ छोटे स्केल्स पे, ठीक है। इज अ लार्जर देन कस्टमर, वेरियस फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होना, बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से इफेक्ट होता है, ठीक। मार्केट में चेंजेस आ गए, अचानक से ये चेंजेस आ गए, जैसे अब तुम देख रहे हो ऑफलाइन की जगह सबको ऑनलाइन क्लासेस ही देनी पड़ रही हैं, तो ये दिक्कत आ गई। दिक्कत इन दी सेंस एक चेंज आया मार्केट में,
कि आप अगर ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन नहीं दे सकते तो फिर दिक्कत है आपके साथ। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज है। अगर हम कोई और चेंजेस की बात करें, जैसे अमेजोन, मिंत्रा, इस सेक्टर की बात करें, आज की डेट में लोग घर से बाहर निकलना थोड़ा सा बंद कर दिया, हम तो यहीं से शॉपिंग कर लेंगे यार, घर तक सामान देके जाता है लाइक ऑल। तो मार्केट स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आना, कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंजेस आना, दूसरा बंदा मेरे से कम फीस ले रहा है इस इंस्टीट्यूट से, तो ये मार्केट के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने से भी बिजनेस में क्या होता है, इफेक्ट होता है। कॉस्मिक का एम। फिर आई फिफ्थ पॉइंट पे, आपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सुना होगा कभी ना कभी, या ब्रोकर या रिटेलर्स, इस टाइप की चीजों के लोगों के नाम सुनते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता अमेजोन वगैरह पे जो एड्स होती हैं, कि इसलिए हम आपको प्रोडक्ट सस्ता दे देते हैं कि हमारी मार्केटिंग चेन नहीं होती, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट का होना भी बहुत जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूटर का होना भी बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि मैं एक जगह पे प्रोडक्ट बनाता हूं और उसको पूरी दिल्ली में फैलाना है, तो मैं खुद नहीं जा सकता, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर हायर करे जाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को आगे एक्सपेंड करते हैं। स्पेंड का मतलब पब्लिक तक पहुंचाते हैं। हाँ, वो अपनी कमीशन इसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने गलती से अपनी कमीशन बढ़ा दी तो मेरे प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ेगा और बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। या डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरा माल लेने से बंद कर दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए तेरा माल, यार तू खुद देख, तो मेरी बहुत तगड़े तरीके से मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट फिर वहां तक बिकेगा कैसे। तो इंटरमीडिएट या डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, और ये भी बाहर अवेलेबल होता है हमारे इंस्टीट्यूट के, यानी कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं किसी प्रोडक्ट की या कोचिंग की, बाहर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। अब देखो, इसमें बोला है उसने एजेंट्स, मिडिलमैन, सबको नाम पता है इसके, एजेंट होता है, मिडिलमैन होता है, ब्रोकर्स होते हैं, हैव एन एबिलिटी टू एक्सटेंड द बिजनेस। कैसे एक्सटेंड कराता है, पूरी दिल्ली में माल को फैलाते हैं वो लोग अपनी चैन से। अगर ये लोगों ने हमें दिक्कत देना शुरू कर दी तो मेरा बिजनेस नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने कॉस्मिक के जो अब लाइन बन रही है कॉस्मिक का, अब लास्ट वाला सी बचा है, तो उस पर ध्यान देते हैं। लास्ट सी में हमारा आएगा कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब जैसे मैंने कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टी फेसेटेड होता है, कॉम्पिटिटर हो गए, यार आपने मेरे इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने इंस्टीट्यूट खोल दिया, दोस्त तो हो नहीं, कॉम्पिटिटर हो, आपके साथ फाइट करना, और कॉम्पिटिटर भी मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर अवेलेबल है यार, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। एक्सटर्नल, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्लासिफाइड इनटू टू, माइक्रो मैक्रो, अभी मैक्रो डिस्कस नहीं हो रहा, माइक्रो ऊपर लिखा हुआ है, स्मॉल इफेक्ट करता है बिजनेस को, माइक्रो जब भी आएगा एक वर्ड सीख लेना है, कॉस्मिक। कॉस्मिक का सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस समझा चुका हूं, प्रोडक्ट खुद कंज्यूम, कंज्यूमर आगे बेच रहा है, कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंप्लॉइज, ये सारे लोग होते हैं जो बिजनेस को इफेक्टेबल कर सकते हैं। एस का मतलब होता है सप्लायर, प्रोवाइड द रॉ मटेरियल, और ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। अगर रॉ मटेरियल देने से महंगा कर दी, सस्ता रॉ मटेरियल महंगा कर दिया या देने से मना कर दिया तो भी दिक्कत देगा। मार्केट, बाहर मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं सब, तो हमें भी देनी है। और अगर किसी ने मार्केट में अपने प्राइसेस कम कर दिए तो कंपटीशन बढ़ गया, हमें भी दिक्कत है, ये सब चीजें होती हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है यहां पर ब्रोकर्स, एजेंट, जो हमारे प्रोडक्ट को आगे तक लेके जाता है। कॉम्पिटिटर वो इंसान होता है जो हमें फाइट देता है, जिसकी वजह से हमें अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ध्यान देना पड़ता है, सर्विसेज पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है कॉम्पिटेटिव मार्केट का वर्ल्ड है, अच्छे से समझ लो। कस्टमर राजा है आज की डेट में, एक की जगह 100 ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास, तो आपको कस्टमर की जरूरत है, कस्टमर को आपकी जरूरत नहीं है। बिजनेस सेंस में आप बस ये ध्यान रख लो, काम खत्म। कंपटीशन बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो वे में होते हैं, इस बात को समझना है। कंपटीशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो वे में पढ़ना है इसके अंदर। आप सब मॉल्स वगैरह घूमे होंगे, कोरोना वायरस से पहले की बात हो रही है, तो मॉल्स वगैरह जब घूमे होंगे, वहां पर ना दो टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉल के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, अगर हम कुछ बात करें बर्गर किंग्स या दूसरा कोई होगा सबवे वगैरह जो आपको प्रोवाइड करा रहा है। बर्गर किंग सबवे का अपना कंपटीशन है, अंदर है, सामने सामने दिख रहा है कि बर्गर किंग और इसका कंपटीशन चल रहा है। ये हो गया डायरेक्ट। कुछ इनडायरेक्ट कंपटीशन होते हैं जिन पे ध्यान भी नहीं जाता इन लोगों का। अब मॉल के बाहर बहुत सारे लोकल स्ट्रीट फूड लगे होते हैं, सबने देखा होगा। मैक्सिमम भाई मेरे जैसा बंदा तो बाहर ही आके खा लेता है, क्योंकि 200 रुपए या 250 रुपए का बर्गर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में नहीं कर सकता। तो बाहर निकल के हम खा लेते हैं। कितने कस्टमर कट ऑफ हो रहे हैं उन दोनों के, सबवे और बर्गर वाले के, इनडायरेक्ट वे में बाहर स्ट्रीट फूड से। तो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो ये था कॉस्मिक का हमारा पूरा एलिमेंट, माइक्रो के अंदर स्मॉल स्केल पे इफेक्ट करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम थोड़ी देर बाद अभी रुकेंगे इसमें, एक बीच में एक टॉपिक और है तो उसको पढ़ेंगे पहले, फिर आएगा हमारा मैक्रो के एलिमेंट जो बहुत ज्यादा डीपली इसको खोलता है, तो उस पर ध्यान देंगे कि
चलिए अब जो टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं, बहुत इजी है, एक एमसीक्यू दिलवाएगा आपको आराम से। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक टॉपिक होता है, स्वेट एनालिसिस वो है ये। स्वेट एनालिसिस के अंदर 4 वर्ड हैं, SWOT, स्वेट एनालिसिस, ठीक है। आपको इंटरनल, एक्सटर्नल और फेवरेबल, अनफेवरेबल के यहाँ पे 4 एमसीक्यू पॉसिबल हो रहे हैं इस वर्ड से। आई अगेन रिपीट कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में एक लिखा गया है, बुक में बहुत बड़ा लिखा है, आपको 4 एमसीक्यू सीखने इस वर्ड से और निहायत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। स्वेट एनालिसिस का मतलब में 4 वर्ड हैं, SWOT। S स्टैंड फॉर, अभी सिखा रहा हूं कि क्या क्या होता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब तो समझते हो गए यार, ताकत, ठीक है, ये हमारी ताकत है। W स्टैंड फॉर वीकनेस। O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। मल्टीफेसिटेड के अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का मतलब आपको समझाया गया था। स्वेट एनालिसिस, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। अब आपका एक इंस्टीट्यूट चल रहा था या मेरा ये इंस्टीट्यूट चल रहा था, वही एक एग्जांपल दिमाग में फिट करना है बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर को समझने के लिए। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि मेरा जो ये कोचिंग है, फॉर एग्जांपल ये सीए फाउंडेशन के यहां पर ज्यादा बच्चे आते हैं, मेरी जो मेन स्ट्रेंथ है वो सीए फाउंडेशन है। मेरी ताकत है कि ये ज्यादा स्टूडेंट मेरे एकेडमी के अंदर सीएस के कम है, सीएमए के कम है, एक एग्जांपल के तौर पे सीए के ज्यादा है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन फोकस करेगी ज्यादा स्टूडेंट कैप्चर करने में सीए की, कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ब्रांड वैल्यू इसमें जानी जाती है। अनदर एग्जांपल कि मेरा जो कोचिंग है वो 11th और 12th के लिए ज्यादा जाना जाता है, जो मेरी अपनी पर्सनल है, वो वहां पर बीकॉम वगैरह के बच्चे बहुत कम आते हैं, तो 11th 12th मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं ज्यादा कैप्चर अपने वहां पर 11th 12th पे ही फोकस रखता हूं, ठीक है। तो ये है स्ट्रेंथ का पार्ट। आपका कोई रेस्टोरेंट चल रहा है, वहां पर आप पिज्जा भी सेल आउट करते हो उस रेस्टोरेंट के अंदर, और फॉर इमेजिनेशन राजमा चावल भी सेल आउट करते हो, लेकिन कस्टमर की भीड़ लगती है राजमा चावल के लिए, तो आपके होटल का या आपके रेस्टोरेंट का ज्यादा स्ट्रेंथ पावर क्या है, राजमा चावल, आप उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये होता है स्ट्रेंथ। अब एक बात बताओ, जो एमसीक्यू बन रहा है स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ आपके लिए फेवरेबल हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है? ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेंथ पावर एक फेवरेबल वर्ड है कि फेवर में है हमारे यार, और स्ट्रेंथ इंसान के हाथ में होती है, इंटरनल। आपके होटल में ज्यादा बिकता है राजमा चावल, इंटरनल है, मेरे यहां सीए के बच्चे ज्यादा आते हैं, मेरी इंटरनल पावर है ये। तो स्ट्रेंथ एक कैसा एलिमेंट है? इंटरनल। इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये होता है स्ट्रेंथ, फेवरेबल और इंटरनल। वीकनेस है, वीकनेस का मतलब होटल के एग्जांपल में आपका पिज्जा सेल आउट नहीं हो रहा है ढंग से यार, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो होटल है उसका वीकनेस पावर, वीक पॉइंट क्या है कि आप पिज्जा सेल आउट नहीं कर पाते, तो वीक है। हमारी वीकनेस क्या है? एग्जांपल के तौर पे सीए के बच्चे तो कैप्चर होते हैं, सीए सीएमए में ज्यादा बच्चे स्टोर नहीं होते या ज्यादा बच्चे नहीं आते, तो ये वीकनेस है। तो वीकनेस भी क्या है? हमारे हाथ में है, तो एक तरीके से इंटरनल है, लेकिन वीकनेस यार किसी भी टाइप से हमारे बिजनेस को फेवर तो नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? अनफेवर। शॉर्ट लिख रहा हूं, लेकिन एलिमेंट कैसा है? इंटरनल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अपॉर्चुनिटी, बहुत सिंपल, अपॉर्चुनिटी मौका हिंदी में क्या है? एग्जांपल, आपने सामने एक नया इंस्टीट्यूट खोला, तो आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं, मैंने इस बात को अपॉर्चुनिटी मल्टीफेसिटेड में पढ़ाया गया है। अपॉर्चुनिटी भी ले सकता हूं, थ्रेड भी ले सकता हूं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि ठीक है मैं अच्छे से वर्क करूंगा, अपनी सर्विस बेटर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दे, तो इट्स अ फेवरेबल, मैं फेवर में ले रहा हूं इस चीज को। अपॉर्चुनिटी एक क्या पार्ट बनता है? फेवर का पार्ट बनता है। लेकिन डेवलप कहां हुई है अपॉर्चुनिटी? बाहर। समझ में आ रही है? डेवलप कहां हुई है? बाहर। तो बेसिकली इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल। तुमने बाहर ओपन करा था इंस्टीट्यूट, इस वजह से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि बेटर सर्विस देनी है और कस्टमर कैप्चर करने हैं। थ्रेट क्या होता है? डर गया मैं कि यार ये भी आ गया, ठीक है, तो एक्सटर्नल ही। थ्रेट भी बाहर से मिल रहा है क्योंकि तुमने इंस्टीट्यूट ओपन करा है बाहर मेरे इंस्टीट्यूट के सामने, तो प्रॉब्लम दे रहे हो। एक्सटर्नल है थ्रेट, लेकिन अनफेवरेबल है। समझ में आया? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एस क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, फेवरेबल होता है, इंटरनल होता है, वीकनेस, अनफेवर, इंटरनल, ये दोनों एलिमेंट एक्सटर्नल, तो इस टाइप में होगा।
तो यहां पर मैंने ये बोल सकता हूं कि स्वेट एनालिसिस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कॉम्बिनेशन है बेटा, इंटरनल का भी है और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन है, फेवरेबल और अनफेवरेबल का। फिर नीचे साइड में लिखा है इसके अंदर, स्वेट एनालिसिस टू बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल, एक्सटर्नल, फेवरेबल, अनफेवरेबल, इनकी क्या कर रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है। क्लियर है यहां तक का? अब हम बात करेंगे, हमने क्या लिखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो मैक्रो। माइक्रो में समझा चुका हूं, मैक्रो में डील करेंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं मैक्रो के डीलिंग से। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रो के लिए। स्वेट एनालिसिस डिस्कस हो गया, माइक्रो पहले डिस्कस हो गया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का दूसरा फैक्टर जो होता है मैक्रो होता है। मैक्रो मतलब बड़ा, जो बड़े स्केल पे, हमारे बड़े स्केल पे बिजनेस को इफेक्ट करेगा एनवायरमेंटली। ठीक है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल ही है, बाहर का है, लेकिन लार्ज एक्सटेंड करेगा, लार्जली इफेक्ट करेगा किसी भी बिजनेस को। ठीक, इसके अंदर जो जैसे कि बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, डेमोग्राफिक के नीचे 4 सब पार्ट्स हैं, अभी डिस्कस करेंगे। निहायत ही सिंपल है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, नाम से पकड़ना, याद नहीं, नाम से पकड़ना है कि क्या मीनिंग निकलते हैं जो वर्ड्स लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल लीगल है और सोशल फैक्टर्स है। ठीक है, एग्जांपल के साथ, बहुत बड़ा मॉड्यूल लिखा हुआ है, सिंपल वे में समझना है, एमसीक्यू होना शुरू हो जाते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है, डेमोग्राफिक जैसे कि इंडियन डेमोग्राफिक की बात करें, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है हमारी, कि जिसके अंदर डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन साइज, जेंडर एक्सेट्रा, ये सब होता है डेमोग्राफिक का मतलब, जो एक एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलता है। बिजनेस कैसे इफेक्ट होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में चेंजेस होने से या उसकी वजह से, लार्ज स्केल पे बिजनेस इफेक्टेबल होता है। पहला आता है इसमें पॉपुलेशन साइज। भारत की आबादी दूसरे नंबर पर है, 135 करोड़, 138 या 39 पे हमारा चाइना है। तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे, उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। ठीक है, जैसे अभी का एक एग्जांपल चल रहा है, बुद्धि का इस्तेमाल करो थोड़ा सा। अभी चल रहा है कि न्यूजीलैंड जो है कोरोना फ्री हो गया। रीजन ये है कि वहां की पॉपुलेशन 50 से 55 लाख की पॉपुलेशन है, और अपने दिल्ली में ही 1.5 से 2 करोड़ लोग रहते हैं, और पूरे भारत में हमारा कितना बड़ा देश है, 135 करोड़ का देश है, 55 लाख का देश है न्यूजीलैंड। तो वहां पर जो मार्केट है वो 55 लाख लोगों के अकॉर्डिंग चल रही है, उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, और भारत में लार्ज स्केल पे बनेंगी। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा मार्केट का साइज, आपका प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ही क्या होते जाते हैं, ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स की भीड़ क्या होती जाती है, ज्यादा। तो ये है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। और अचानक से अगर मान लो बहुत सारी पॉपुलेशन भारत में कम हो गई अचानक से, भारत की पॉपुलेशन, एक एग्जांपल है, ऐसा होगा नहीं कि 135 करोड़ से भारत आ गया 60 करोड़ की पॉपुलेशन पे, एकदम से लोग माइग्रेट हो गए, फॉर एग्जांपल छोड़ गए इंडिया सब, एक इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ होगा नहीं रियल में, एक समझने के लिए। तो अचानक से बाजार में नंबर ऑफ बायर्स भी कम होंगे, प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी, तो हमारा बिजनेस भी इफेक्ट होगा। ठीक, पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट वन है ग्रोथ रेट एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रोथ रेट एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर माइग्रेट का पॉइंट लगता है। लोग ना माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, आप सब लोग सीए की कोचिंग लेने के लिए लक्ष्मी नगर में आते हो, बेसिकली यहीं के स्टूडेंट्स हो, तो लक्ष्मी नगर आज की डेट में कमर्शियल एरिया बन चुका है, भरपूर भीड़ मिलती है आपको। लेकिन मैं यहां पर पहले से रहता हूं, तो मुझे पता है 2010 से पहले 5-6 में यहां पर ऐसा नहीं था। मेट्रो डेवलप हुई, धीरे धीरे करके ये एरिया कमर्शियल होना शुरू हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ कोचिंग्स जो है डे बाय डे बढ़ते चले गए, और इतनी भीड़ डेवलप हो गई। तो उसकी वजह से ही आपने नोटिस करा होगा, हमारे यहाँ पर जो आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो, खाने पीने की शॉप्स एक एक कदम पर हर चीज अवेलेबल करवा दी गई है। बिजनेस बढ़ा लोगों का, क्योंकि भीड़ बढ़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ दिल्ली से दिल्ली में आके बस गए। ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम इन द सेंस एक एनवायरमेंटल चेंज है। तो माइग्रेट हुए। अब इमेजिनेशन करो, बहुत सारे लोग यहां से शट डाउन कर गए। मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने लॉ निकाल दिया, लक्ष्मी नगर में कोई कोचिंग नहीं चला सकता, ऑफ करवा दी सारी कोचिंग लाइन से। ठीक, अब पब्लिक नहीं आएगी यहां पे, आप दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाओगे, तो भाई वहां पे बिजनेस बढ़ेगा। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा बाजार बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा लोगों का। लोगों के माइग्रेट होने से मेट्रो डेवलप हुई, लोग लक्ष्मी नगर आ गए, रहना शुरू कर दिया। पीजी के कंसेप्ट सुने होंगे आपने, पीजी खुले हुए लक्ष्मी नगर में, ये बहुत पुराने कंसेप्ट नहीं है, पहले नहीं हुआ करते थे। बिजनेस बढ़ाना, एक नया बिजनेस डेवलप हो गया डेमोग्राफिक एनवायरमेंट चेंजेस से। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से भी इकोनॉमी में चीजें बिकती हैं,
यूज होती हैं कि लोग क्या पैसा कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आओ इसमें लॉजिकली समझते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोगों की इनकम डाउन हुई हुई है, और एक फेयर एग्जांपल की अगर बात करी जाए, एट द प्रेजेंट टाइम 80 से 70% लोग, यानी कि 70 से 80% बिजनेस इस टाइम पे ओपन कर दिए जब से अनलॉक हुआ है। ठीक, लेकिन मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं, मेरा बिजनेस तो अभी तक लॉक है। ठीक, मेरी इनकम जनरेट नहीं हुई है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, पहले जो मेरे खर्चे थे पर डे के, इस टाइम वो महीने के हो गए। इतना प्रॉब्लम हो गया। पहले मेरे खर्चे जो पर डे के थे, अब वो महीने के बन गए हैं। मुझे 10 रुपए 20 रुपए भी सोच के खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकम सोर्स कम हो गया है। प्रोडक्ट में कम खरीद रहा हूं, तो बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है। पहले मैं बहुत ज्यादा कमाता था, लोगों के पास बहुत ज्यादा आता था, तो लोग भी ज्यादा स्पेंड करते थे। डेमोग्राफिक चेंजेस कि आपका प्रोडक्ट जिस एरिया में जा रहा है, उस कंट्री के लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, क्या पैसे कमाते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपका अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेमोग्राफिक है ये सारी जोग्राफी, मतलब हमारे आसपास दिखता है, जो हमारी इकोनॉमी में दिखता है। अगर हम बेसिकली बात करें, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ना, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ग्रोथ रेट या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में माइग्रेट का एग्जांपल है, लोग लक्ष्मी नगर में आके रहने लगे, पीजी का बिजनेस डेवलप हो गया, डे बाई डे बढ़ रहा है, खाने पीने का बिजनेस बढ़ गया, यहाँ पर शॉप्स खुलती जा रही है क्योंकि भीड़ आती है यहाँ पर अच्छी खासी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूं, तुम अच्छे पैसे कमा रहे हो, आपका लिविंग स्टाइल ऐसा है, स्पेंड करते हो वो प्रोडक्ट के लिए। फिर एथनिक मिक्स, ठीक है, जैसे आज की डेट में मैं तुम्हें बताता हूं एथनिक मिक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर ध्यान से आप समझो। टीवी पे आप बहुत सारी एड्स देखते हो, कॉलगेट, पेप्सोडेंट वगैरह, रणवीर सिंह वगैरह, लाइकॉल जो करते हैं, साले इंग्लिश ब्रांड होते हैं बेसिकली। मैं शुरू से ही भाई, कोई कुछ भी बोले कि आउटडेटेड है या कुछ भी है, मैं प्रेफर नहीं करता इन सब चीजों को ज्यादा। कभी कभार यूज जरूर हुआ है, लेकिन हमेशा प्रेफर करता हूं आज भी पुरानी चीजों को। कुछ दिनों पुराना एग्जांपल देता हूं, मेरे एक दांत में प्रॉब्लम थी, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे लॉकडाउन हुआ, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था, तो एक दिन रात को बैठे बैठे ऐसे ही ध्यान आया, पहले मैं जो ब्रश करता था वो लाल दतमंजन से करता था। ठीक, कहने का जो मतलब है एथनिक मिक्स का इस एग्जाम्पल पे है, लाल दतमंजन जो पाउडर आता है, तो मैंने अपने पापा को ऐसे ही बोला कि अब आता है या नहीं आता है, क्योंकि बहुत पहले करता था। मैं पुरानी चीजें आज भी प्रेफर करता हूं क्योंकि बेस्ट होती है, आयुर्वेदिक है वो। तो पापा बोल रहे आता है क्यों नहीं आएगा भाई, डाबर का है, ऐसे थोड़ी बंद हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कल ला के देना। मैंने उसको यूज करना शुरू करा और मेरे दांत बिल्कुल फिट हो गया है। तो भाई तुम जितना मर्जी रणवीर सिंह ले आओ, शाहिद कपूर ले आओ, क्लोजअप, टूथपेस्ट, जो भी है, अपन तो क्या यूज करेंगे भैया, हमारा फिक्स हो गया लाल दतमंजन। कितनी ही ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, ये एक एनवायरमेंटल चेंज होता है एथनिक मिक्स का, कि बंदे को कितना ही इंकरेज कर लो, वो पुराना ही प्रोडक्ट लेगा। चाहे कितनी ही कटरीना कैफ टीवी पे आके लक्स बेच ले, हम तो हमाम ही यूज करेंगे, क्योंकि पहले से करते बारे नीम होता है उसमें, बेस्ट होता है। ये होता है एथनिक मिक्स। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो पुराना ही प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं, मेरे जैसे लोग। ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, इससे बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। वो बेचारा कटरीना कैफ लेकर आ गया टीवी में, लेकिन मेरे अंदर इंकरेजमेंट नहीं आई, मैं तो अपना हमाम यूज कर रहा हूं, लाइक और रणवीर सिंह लिया है, लेकिन मेरे में इंकरेजमेंट नहीं आई। एथनिक मिक्स, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। फिर आता है इसके अंदर मैक्रो है, ये लार्ज स्केल पे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंजेस होना, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशंस वगैरह आते रहते हैं, रिसेशंस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, तो इससे भी इकोनॉमी में बिजनेस अप डाउन होता है। जैसे अभी भयंकर रिसेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, एकदम से डाउन हो गया कोरोना वायरस की वजह से, तो भाई हमारा बिजनेस डाउन है, आपका बिजनेस डाउन हो गया। ये होता है इकोनॉमिकली चेंज होना, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट में डे बाई डे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, उसकी वजह से भी आपके बिजनेस इफेक्टेबल होते हैं। जैसे आपका कोई रेस्टोरेंट चल रहा था, ओपन शट रेस्टोरेंट था, मतलब आपने वहां पर कोई भी एसी वगैरह नहीं लगवा रखा था, ओपन में आओ, खाओ और जाओ। लेकिन सामने जो नया कॉम्पिटिटर आया, पूरा एसी वाला बना दिया उसने, और आपसे कम रेट पे रख दिया माल को। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कराया उसने एक तरीके का, चले गए पब्लिक उसके पास। कुछ लोगों ने, और भी बहुत सारे एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के, कि जैसे पहले के टाइम पे कीपैड वाले मोबाइल फोन होते थे, लाइक ऑल, अब तो सबको स्मार्टफोन ही चाहिए, टच फोन ही चाहिए। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। तो कीपैड वाले फोन का बिजनेस डाउन हो गया। अलार्म लगाने के लिए पहले हम अलार्म वॉच खरीदते थे, अब नहीं खरीदते, क्योंकि वो काम मोबाइल फोन में हो गया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल चेंज हुआ, अलार्म, घड़ी, रेडियो, एफएम के बिजनेस डाउन हो गए, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मोबाइल फोन मिल गया, हमारा सारा काम उस पर हो जाता है, तो बिजनेस डाउन हुआ। एनवायरमेंटल चेंज हुआ, लार्ज स्केल पर वो इंडस्ट्रियां शट डाउन हो गई हैं, ठीक है, वॉच की या एफएम्स की, लाइक ऑल। इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसा अभी चल रहा है। टेक्नोलॉजिकल के अंदर मैंने ये एग्जांपल दिया कि आप, मोबाइल फोन आ गया, कीपैड वाले की इंडस्ट्री बंद हो गई, घड़ियों की और एफएमसी वगैरह की इंडस्ट्री बंद हो गई। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है नेक्स्ट, कि ये भी मैक्रो पे, सरकार के फैसले और लीगल लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे भी कई सारे बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टेबल होते हैं।
जीएसटी निकलने से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, बिजनेस में प्रॉब्लम आई उन लोगों को। पॉलिटिकल चेंज होने से, जैसे अभी जिसकी भी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, आप जानते हो किसकी है, तो उसने कोई लॉ निकाल दिया कि अभी थोड़े दिनों पहले भी चल रहा था कि आप लक्ष्मी नगर एरिया में कोचिंग्स नहीं चला सकते, प्रॉब्लम्स है, थर्ड फ्लोर पे नहीं चला सकते, फायर के आपके पास क्या प्रिकॉशंस हैं, तो बंद रखना पड़ता है, ये प्रॉब्लम्स होनी थी गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, बिजनेस इफेक्ट हो रहा था। तो सरकार के नियम कानून, पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी वजह से भी हमारे बिजनेस मार्केट में इफेक्टेबल होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात थी कि कोई नियम आया था कि आप पे जो भी प्रॉपर्टी आपने अभी रिसेंटली खरीदी है तो आपको उस पर ब्यौरा देना पड़ेगा कि आप पे वो पैसा कहां से आया, तो वो इनकम टैक्स पे पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, लाइक ऑल। सोशल फैक्टर एनवायरमेंट, सोसाइटी, सोशल फैक्टर एनवायरमेंट, सोसाइटी के फैक्टर के चेंजेस होने से भी आपका बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। पहला पॉइंट लेते हैं, इसमें हम दो जगह को कंपेयर करेंगे अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। दिल्ली के अंदर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर इमेजिनेशन, मेरे हिसाब से जितना मैंने स्टडी करा है या ऑब्जर्व करा है, दिल्ली के अंदर साड़ियों की शॉप का बिजनेस जो है इस टाइम पे डाउन ही हो गया है, क्योंकि सोसाइटी, सोशल फैक्टर में क्या चेंज हुआ है। अब जो लड़कियां होती हैं, आराम से समझना, बेस्ट एग्जांपल है, अब जो लड़कियां होती हैं, मुझे नहीं लगता कोई साड़ी पहनने में इंटरेस्टेड होती है, 100 में से 2 या 4 या 5, ठीक है। अब क्या चलता है, बेसिकली वजह जाए शॉर्ट्स चलते हैं, टॉप्स चलती है, कुर्तियां चलती हैं, लाइक ऑल, जितना मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो साड़ियों का बिजनेस खोलना दिल्ली के अंदर, सोशल फैक्टर दिल्ली के अंदर बेकार कंसेप्ट है। लेकिन अगर यही बात हम चेन्नई के अंदर करें, केरल के अंदर करें, तो वहां पे 90% लोग साड़ियां ही पहनते हैं गर्ल्स के अंदर, तो वहां पे सक्सेसफुल है। अब अगर आप चेन्नई जाके शॉर्ट्स का बिजनेस खोल दें या कुर्ती वगैरह या जो भी होता है, तो ये प्रॉब्लम देगा। लेकिन यहां पे खोल रहे हो तो ओके है। तो सोशल फैक्टर ये भी बिजनेस को इफेक्ट करता है लार्ज स्केल पे। मैक्रो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, लार्ज स्केल पे इफेक्ट करता है। डेमोग्राफिक के अंदर आपके 4 कंडीशंस होती हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। पॉपुलेशन साइज इतना ज्यादा, मार्केट उतनी बड़ी, ग्रोथ रेट, माइग्रेट होकर लोग आ गए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा इनकम, ज्यादा स्पेंड, ज्यादा बिजनेस, एथनोमिक्स। मैं पुराना बंदा लाल दत्तमंजन ही यूज करूंगा, जितने मर्जी आप अच्छी एड्स लेकर आ जाओ, कुछ भी लेकर आ जाओ, हम पुरानी थ्योरम को ही चलाएंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, कोरोना वायरस की वजह से रिसेशन, बिजनेस डाउन। टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, मोबाइल फोन आने के बाद अलार्म, रेडियो के बिजनेस शट डाउन हो गए। पॉलिटिकल चेंजेस आने की वजह से, लीगल लॉ की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट कुछ पीरियड के लिए बंद करवा दिए जाते हैं। सोशल फैक्टर में ही हमने दिल्ली और चेन्नई के साड़ियों के एग्जाम्पल से डिस्कस कर लिया। इसके बाद इसका लास्ट में जो यूनिट बचता है उस पर एक बार डिस्कस करते हैं कि वो क्या है इस टॉपिक का हिस्सा। बिजनेस एनवायरनमेंट, हमेशा एक्टिव रह के इस पे काम करना है, ये बातें हमने इसमें डिस्कस करी हैं, तो अवेयर रहना थोड़ा सा कि चलिए ये लास्ट है। इसके बाद आपके सारे एमसीक्यू स्कैनर्स वगैरह बुक के पीछे के सारे आप कर सकते हो इस टॉपिक के बाद। पेस्टल एनालिसिस, PESTLE, पेस्टल एनालिसिस, PESTLE, कुछ नहीं है। P किसके लिए स्टैंड है, E किसके लिए है, S किसके लिए है, T किसके लिए है, L किसके लिए, E किसके लिए, ये बातें सीखनी और बहुत वर्ड से क्लियर होगा। जैसे स्टार्टिंग में बोला था, वर्ड पढ़ के मीनिंग को निकाल लो। P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, अभी बोला था यार, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या चेंजेस करे बाहर, एक्सटर्नल में, एनवायरनमेंट में, जिससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, की गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, इसके वजह से स्टॉक मार्केट वगैरह भी ऊपर नीचे जाती हैं और अदर बिजनेस पे भी इफेक्ट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह क्या है। करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है सरकार की, सरकार ने अचानक से नई गवर्नमेंट आते के साथ ही टैक्स वगैरह बढ़ा दिए। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, मुझे सीरियसली नहीं पता, सीए या सीमे फाउंडेशन की हमारे यहाँ पे फीस होती थी 12,000, जीएसटी के बाद 14 कर दी गई, क्योंकि सरकार ने टैक्सेशन बढ़ा दिया था। तो इसकी वजह से कुछ बच्चे नहीं भी आना प्रेफर कर रहे हैं कि भाई 12 की जगह 14 देने पड़ रहे हैं यार, बचा लो पैसा, तो बिजनेस में इफेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ने अचानक से लॉ निकाल दिया, जैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना वायरस के बाद लॉ आ जाएगा कि एक क्लासरूम में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठा सकते आप। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स मतलब पॉलिटिकल एनवायरमेंटल चेंज दिए गए हैं, ये पी स्टैंड हो गया। ए स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में मैंने अभी बताया था, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो बिजनेस साइकिल होती है उससे इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिकल चेंजेस होने से। इकोनॉमी सबके, इकोनॉमिक्स सबकी लाइफ का एक नेसेसरी हिस्सा है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बिजनेस वाला हो, जॉब वाला हो। मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो रही है, लोगों की जॉब जा रही है क्योंकि इकोनॉमिक डाउन हो रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक डाउन हो रही है। मार्केट एंड ट्रेड साइकिल क्या चल रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या चल रहा है, रिसेशन
रिसेशन चल रहा है, मार्केट डाउन है। इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। मेरे को बिजनेस में पैसा डालना था, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, मैं मार्केट से लोन नहीं लूंगा, इकोनॉमी में पैसा नहीं डालूंगा, बिजनेस रुक गया मेरा थोड़े पीरियड के लिए। इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या चल रही है, जैसे इस टाइम पे बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है, सब चीज डाउन हो रखी है एक वायरस की वजह से, ये प्रॉब्लम है। तो ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक में क्या क्या है हमारे पास, इमेजिनेशन करना। पॉलिटिकल में क्या है, टैक्सेशन रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल इश्यूज, ये सब बातें आती हैं। असिस्टेंट फॉर सोशल, अभी 2 मिनट पहले बताया। डेमोग्राफिक के अंदर पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिकल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स, सब बता दिया। लाइफ स्टाइल के अंदर वो साड़ी वाला एग्जांपल रख लो, यहाँ की लड़कियां शॉर्ट्स पहनने में विश्वास रखती है, टॉप और लाइक ऑल, ये सब, तो यहाँ पे इसका बिजनेस चलेगा, वहां पर साड़ी होगा चलेगा। कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न क्या है, क्या उनका प्रोडक्ट खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, ये सारी बातों पर नोटिस रखा जाता है एक बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक, PES हो गया, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, अभी बताया था। फोन का एग्जांपल, अलार्म बिजनेस खत्म हो गया, उसके बाद अलार्म के फोन वाला, वॉच वाला, और हमारा एफएम्स वगैरह आते थे, ये सब बिजनेस खत्म हो चुका है। कैलेंडर का बिजनेस खत्म हो गया यार, किसी बहुत कम लोगों के पास कैलेंडर होता है, सब मोबाइल से ही काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में हम इन्वायरमेंट में रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल फोन ने कई सारे बिजनेस शट डाउन करवाए। इनोवेशन, डे बाई डे टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होती जा रही है, और बिजनेस पे इफेक्ट्स पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। टी स्टैंड हो गया। एल स्टैंड फॉर लीगल, लीगल लॉ वगैरह जो होते हैं, जैसे इंप्लॉयमेंट लॉ, कंपटीशन लॉ है, कि ऐसा नहीं है कि आपने मेरे घर के सामने इंस्टीट्यूट खोल दिया तो मैं आपको जान से मार दूंगा यार, लॉ है, आपका मन है, ओपन मार्केट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इंप्लॉयमेंट लॉ है, मेरे यहाँ पर इंप्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनके हक हैं कुछ जो मेरे को देने ही देने हैं, ये सब बातें होती हैं जो एक एनवायरमेंट पे इफेक्ट करती है। फिर ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल, ठीक है, ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल। तो ध्यान रखना पेस्टल में 2 ई हैं, पहला स्टैंड कर रहा है इकोनॉमिक के लिए, दूसरा स्टैंड कर रहा है इन्वायरमेंटल के लिए। इन्वायरमेंटल का मतलब, जैसे हमने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा दिया आज की डेट में बिजनेस ग्रोथ के चक्कर में, वेस्ट डिस्पोजल का एक नियम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में नियम बनते हैं लेकिन पालन नहीं होता, ये फैक्ट है कि इंडस्ट्री अपने वेस्ट को शहरों से दूर ले जाकर डिस्पोज करेगी, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। अब हम क्या करते हैं, रात को इधर उधर ही डिस्पोज कर देते हैं और आप लोगों को अच्छा खासा पॉल्यूशन दे देते हैं, आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हम कर लेते हैं। एक बेसिक एग्जांपल, एनवायरमेंटल में वेस्ट डिस्पोजल आ गया। एनर्जी कंजम्पशन की कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए इनको, यानी कि यही एनर्जी कंज्यूम करते रहे, आपके घर तक बिजली ना पहुंचे। तो ये है पेस्टल एनालिसिस के पार्ट। ठीक, ये चैप्टर यहां पर शट डाउन होता है। इसके बाद आपको स्कैनर बुक के पीछे के सारे क्वेश्चन आप A to Z यहां पर सॉर्ट आउट कर सकते हो। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता, जितना बताया गया है यही सब आपके MCQ के पार्ट्स होते हैं। चलिए अब गुड बाय, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।